आ रही है आवाज? यस सर। अच्छा, मैडम जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चले स्लाइड पे हम लोग। जी सर। यस सर। अच्छा, चलिए चलते हैं। आ गया स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड। विजिबल है स्लाइड? यस सर। अच्छा, चलिए ठीक है। बदल रहा है ना? तो शुरू करते हैं। मैडम रिकॉर्डिंग आपकी रेडी है? मैडम आपकी रिकॉर्डिंग रेडी है? हेलो हाँ सर। हाँ जी सर। हाँ सर। रिकॉर्डिंग तो रेडी दिखा रहा है सर। नहीं, रिकॉर्डिंग रेडी है मैडम की, तो शुरू करें। रेडी दिखा रहा है सर। अच्छा, देख लिया। चलिए ठीक, शुरू। चलिए, तो आज हम लोग आते हैं कला से थोड़ा हटके। फिर से आज का टॉपिक भी रिसर्च पर केंद्रित है, जो हमारे शोध कार्य के लिए आवश्यक अंग हैं, बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस पर ही शोध का संपूर्ण दारोमदार कहते हैं, या उनकी परिणति उपलब्धि निर्भर करती है। डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस आज का टॉपिक। डाटा कलेक्शन और उसका एनालिसिस इस पर है। आंकड़ों का एकत्रीकरण और उसकी विवेचना या विश्लेषण। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है शोध के परिप्रेक्ष्य में। कोई भी रिसर्च कार्य वह जिस स्तर का भी हो, लघु शोध हो, रिसर्च पेपर क्यों न हो, और आपकी पीएचडी डिग्री के लिए शोध कार्य क्यों न हो, इन सभी में डेटाज की आवश्यकता होती है। उन आंकड़ों के एकत्रीकरण के उपरांत ही हम उसका विश्लेषण करते हैं, और इन आंकड़ों को कैसे लें, उस पर क्या देखें, उनकी क्या सावधानी, उनके क्या इंपॉर्टेंस हैं, इन सब पर थोड़ी ब्रीफ में हम आज चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। बाद में फाइनली हम इस पर आएंगे कि हमारे लिए कैसे आवश्यक है। ये शोध का विषय सबके लिए एक लगभग बराबर ही होता है। कुछ मेथोडोलॉजी किसी में ज़्यादा यूज होती है, किसी में कम होती है, किसी में उसका स्वरूप दूसरा होता है, किसी में और दूसरा। तो हमारा आज का टॉपिक डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। शोध अनुसंधान, थोड़ा सा ब्रीफ इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। शोधीय अनुसंधान क्या है? अन्वेषण, और इन्वेंशन नहीं कहेंगे, लेकिन अन्वेषण कह सकते हैं। अनुसंधान और शोध ये एक सब लगभग मिलते जुलते हैं। शोध व अनुसंधान का अर्थ किसी क्षेत्र में किसी नवीन ज्ञान को खोजना, ज्ञान को की स्थापित सिद्धांतों में विस्तार करना, तथा स्थापित ज्ञान को परिमार्जित करना आदि से लगाया जा सकता है। अर्थात
एक नवीन ज्ञान किसी विषय वस्तु के बारे में निकाल कर लाना, या फिर जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड थ्योरी है किसी विषय वस्तु के संदर्भ में, कोई सिद्धांत सबको पता है वो है, उसमें कुछ यदि विस्तार हो रहा है उसको बढ़ाना, उस संदर्भ में जानकारी अपडेट करना, एनहांस करना, यह एक। हाँ सर स्लाइड नहीं दिख रही है। स्लाइड नहीं दिख रही है, तो आपने पहले बताया दिख रही है, फिर से मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे शेडिंग यहाँ दिखा रहा है सर, दिख नहीं रही हम लोगों को। अच्छा, मैं फिर से कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। आप लोग सुन रहे हैं हमें? वॉइस आ रही, विजिबल हूं ना मैं? जी सर, जी सर। हाँ तो चलिए, अब शेयर हो जाएगी शायद, देखिए फिर से मैं कर दे रहा हूँ। आ गई स्लाइड? नहीं सर, अभी नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है आज? वॉइस तो आ गई है और हमें दिखा रहा है स्लाइड शेयरिंग का। सर अब आ गई है। ये सर आ गई। आ गई? तो ये मुझे लगता है तकनीकी समस्या ही रही होगी। हाँ, ये एक तो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है, जितनी सुविधाएं हैं कभी कभी ये हमारे हाथ पांव बांध देते हैं, हम कुछ सोच नहीं सकते, हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते इसके बिना। एनीवे, तो हम चलते हैं शोध अनुसंधान। बदल गया स्लाइड ना? यस सर, जी सर। हाँ, परिवर्तित हुआ। हाँ, इसका मतलब ठीक है, हम चले। तो हम चर्चा कर रहे थे शोध के बारे में कि तो वह किसी ज्ञान के बारे में खोज करती है, या किसी ज्ञान में स्थापित सिद्धांतों को विस्तृत करती है, या स्थापित ज्ञान को मॉडिफाइड करती है, परिमार्जित करती है, या उसमें कुछ और जोड़ देती है। यह वास्तव में शोध है। शोध का शाब्दिक अर्थ है शोधन, मंथन, परिमार्जन, जिस आधार पर अध्येता निर्धारित विषय पर उद्देश्य अनुरूप कार्य योजना को संचालित करता है। इसका शाब्दिक अर्थ यदि हम लेते हैं तो शोधन से हम जानते हैं शोधन के बारे में, मंथन, चिंतन करना, उसको एक बहुत सारे डाटा जो इकट्ठा लेना, मिक्सी में डाल दीजिए और निकाल के प्रोडक्ट तैयार करिए, तो दैट इज कॉल्ड रिसर्च या फाइंडिंग्स आएगी। परिमार्जित करना, अध्येता निर्धारित विषय पर, अध्येता मतलब शोधकर्ता, जो हमने विषय तय किया है, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स उसके निर्धारित किए हैं, उस पर कार्य योजना को संचालित करते हैं और परिणाम की ओर अग्रसर होते हैं। लुनबर्ग ने शोध को प्रकाशित करते हुए लिखा है कि अवलोकन सामग्री का संभावित वर्गीकरण, साधारणीकरण एवं सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्म विषयक और व्यवस्थित पद्धति है। यह शब्द अंग्रेजी के रिसर्च में प्रयुक्त तो होता है, किंतु इसका आशय दोबारा खोजना कतई नहीं होता है। रिसर्च का यदि शब्द कर देते हैं तो रिसर्च जो ऑलरेडी है उनको हम फिर से स्थापित करते हैं, उससे पूछते हैं। तो वास्तव में ऐसा नहीं है, उससे मिली जुली चीजें होती हैं। तो कई बार अंग्रेजी और हिंदी का बिल्कुल शाब्दिक अर्थ एक नहीं हो पाता है। खोज से लाया जाना चाहिए। अध्येता अपने अनुसंधान से कुछ नए परिष्कार के द्वारा ज्ञान की एक नई परंपरा की खोज करता है अथवा एक नया अध्याय जोड़ता है। वही बात हो गई, ज्ञान की नई परंपरा, जिस एंगल से किसी ने पहले काम किया है, हम उस एंगल से अलग हटके उस दृष्टिकोण से बदल के हम नया एंगल लाते हैं और उस नए निष्कर्ष परिणाम हमारे सामने आते हैं। ऐसे ही एक नया अध्याय जोड़ना, या जहां कार्य है हमें लगा ये पूरा बच्चे इसमें
इस हुई है, इसकी आवश्यकता है, तो हमें उसमें एक नया अध्याय ऐड कर देते हैं, Narration of established knowledge। अध्याय होता है। शोध का कार्य शामिल गंभीरता और सावधानी पूर्वक सूक्ष्म अवलोकन और नजरिए के साथ करना चाहिए। देखिए कितनी बिल्कुल गंभीर विषय होती है शोध का कार्य, बिल्कुल सावधानी से करना चाहिए और अवलोकन नजरिए हमारे दुरुस्त हो, शुद्ध हो, पॉइंटेड हो कि हमको क्या करना है, और उन्हीं सामग्रियों को एकत्र करना भी होता है। जिज्ञासाओं को तथ्यपूर्ण एवं तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। जो भी किसी शोध के संदर्भ में शीर्षक और ऑब्जेक्टिव के अनुकूल जो उसका परीक्षण के ढंग से कुछ होता है, उसको तथ्यपूर्ण और यह शोध का सिद्धांत है। अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न होते हुए अपनी शैक्षिक विषय में कुछ संबंध अथवा होने की प्रक्रिया को कहते हैं। कुछ शैक्षिक संबंध में हम कुछ ढूंढते हैं किसी ज्ञान के बारे में या विषय वस्तु के बारे में, उसे अनुसंधान कहते हैं। इसमें अध्येताओं से कुछ नए तथ्य या आयाम को उद्घाटित करने की अपेक्षा की जाती है। अर्थात जो रिसर्चर्स हैं उनसे अपेक्षा रहती है कोई नया तथ्य वो निकाल के लाए, कोई परिष्कार कर सके, कोई एक नया डायमेंशन उसमें। अनुसंधान को विभिन्न तरीके से परिभाषित किया गया है। इंग्लिश में लिखा है कि विभिन्न तथ्य के लिए किए अन्वेषण का या जांच पड़ताल को हम बहुत सारे कार्य करते हैं। और डिग्री के संदर्भ में हम ले शैक्षणिक क्षेत्रों में तो पीएचडी, डीफिल, डीलिट आदि अन्य डिग्रियों के उदाहरण हैं जो अनुसंधान पर ही डिपेंड करती है। अनुसंधान उपरांत ही यह डिग्री हमें मिलती है। इवन एमफिल डिग्री करते हैं, क्लासेस भी होते हैं, मास्टर क्लासेस भी होते हैं जिसमें भी हम डिसर्टेशन करते हैं, लघु शोध करते हैं। ये सारे भी शोध के श्रेणी में आते हैं। इनके विभिन्न स्टेप्स हैं, चरण हो सकते हैं। नेक्स्ट, शोध के चरण। शोध के चरण क्या है, अर्थात इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसकी ज्ञान हमें जानकारी हो तो हमारा थोड़ी यात्रा जो हमारी शोध की है वह सरल हो जाती है, आसान हो जाती है। तथ्यों की वास्तविकता की जांच के लिए भी शोध व अनुसंधान का सहारा लिया जाता है। यदि कोई एस्टेब्लिश तथ्य है, कोई विचार है, सामने कोई लॉजिक या विषय वस्तु है, उसकी जांच के लिए भी हम शोध का या अनुसंधान का सहारा लेते हैं। अनुसंधान ईमानदारी से की गई एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य के साथ गंभीरता एवं विवेकपूर्ण तरीके से अध्ययन करते हुए परिणाम प्राप्ति की ओर अग्रसर होना पड़ता है। लोककला या देशज ज्ञान या संस्कृति के संदर्भ में शोध के विभिन्न चरणों को समझना आवश्यक प्रतीत होता है। इनमें प्रमुख रूप से निम्न है। विषय वस्तुओं का चयन। विषय वस्तु का चयन क्या, हम अर्थात शोध के लिए विषय वस्तु का चयन से पहले की प्राथमिकता होती है और कोर्स वर्क आपका पूर्ण हो जाएगा। आपकी आरडीसी होगी, उससे पहले डीआरसी होगी, डिपार्टमेंटल रिसर्च तो आपसे कहा जाएगा आप संभावित गाइड के मिला दोनों लोग विषय वस्तु का चयन करेंगे। तो यदि अच्छे विषय वस्तु का चयन कर लेते हैं तो हमारा मार्ग आसान हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड, सारे जटिल, बहुत सारे डायमेंशंस या चरों को लेकर यदि हम कोई शीर्षक बना लेते हैं तो वह हमें कठिनाई देती है। आवश्यक नहीं कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हों, सिंपल आसान सरल भाषा के टॉपिक्स हों, किंतु मुद्दे कम हों, उसमें बहुत सारे अवयव ना हो, उसमें बहुत सारे चर या पदों की बात ना करें, 2-4 शब्द अच्छे डालें और इस पे काम करना है। ये आपको यदि वेल बिगन हाफ डन, यदि आपने इसको अच्छी तरीके से शीर्षक आपका फाइनलाइज हो जाता है, टॉपिक आपकी फाइनलाइज हो जाती है, तो आपका कार्य आसान हो जाता है। इस हेतु आप शोध गंगा देख सकते हैं या बहुत सारे और भी
जगह है, लाइब्रेरी है, दूसरे विश्वविद्यालयों की वेबसाइट्स हैं, वहां पे आप देख सकते हैं कि शीर्षक क्या हैं, कैसे चयन किए जाते हैं। आपने कोई यदि बना रखा है कि हमको इस पर करना है, तो आपको चाहिए कि उससे संदर्भित विषयों का चयन करें कि कितने पीएचडी इस पे हो चुके हैं, कौन कौन से डायमेंशंस में काम हो चुका है और क्या बचा हुआ है। तो आपका शीर्षक या शोध का टॉपिक या विषय जस्टिफाइड होगा, औचित्यपूर्ण होगा और आपका काम सरल हो जाएगा। बहुत जरूरी नहीं कि बहुत कठिन लेकर के हम फंस जाए। कई बार टॉपिक ऐसे ले जाते पता चलता है उसमें मटेरियल ही नहीं, बहुत छोटा रिसर्च पेपर का टॉपिक ले लिया और शोध का कार्य कर रहे हैं, पीएचडी का कार्य कर रहे हैं, तो वो भी दिक्कत आती है। बहुत ज्यादा के साथ बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। तो एक बैलेंस्ड शीर्षक का चयन आवश्यक होता है, विषय वस्तु का चयन आवश्यक होता है। अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करना, फिर हमें अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करना होता है कि हम प्रस्तावना उसके लिखते हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में भी हमको मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ करेंगे, क्या इसके लिमिटेशंस होंगे, डिलिमिटेशंस होंगे, क्या इसके टूल्स होंगे, इन सब बारे में भी हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसके आंकड़ों के सोर्सेस क्या होंगे, स्रोत क्या होंगे, कहाँ से डाटा इकट्ठे होंगे, इन सब के बारे में प्रस्तावित करना चाहिए हमें। एक प्रस्तावना हम बनाते हैं और उस सिनॉप्सिस शब्द ही प्रस्तावित ही शोध प्रस्ताविका कहते हैं, संक्षेप का कहते हैं, और उस पर हम काम करते हैं। अनुसंधान प्रविधि का निर्धारण, जो मेथोडोलॉजी है वह भी कई प्रकार के होते हैं, हमको उसको भी देखना होता है। प्रायोगिक शोध के अलग होते हैं, हिस्टोरिकल शोध कोई कर रहा है तो उसके अलग होते हैं। कुछ बहुत सारे शोध बिल्कुल ग्राउंड में होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड के, वो क्रॉप्स ब्रीडिंग या इन चीजों पे करते हैं, तो उनका शोध उसी पे आधारित होता है। तो हमको जो करना है, पेंटिंग्स में डिफरेंसेस देखना है या कलाकृतियों में डिफरेंसेस चर्चा करनी है, तो हम दोनों प्रकार की पेंटिंग्स या कृतियों को, शैलियों को जाने समझें, तदुपरांत प्रविधि का निर्धारण करें, मेथोडोलॉजी का निर्धारित करें। आंकड़े व सामग्रियों का संकलन, ये बहुत बड़ा चरण होता है। हमारा आज का टॉपिक भी है मूल रूप से डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। तो आंकड़े, सामग्री, शोध की सामग्रियों को कहते हैं आंकड़े, और उसका संकलन करना, कैसे हमको संकलन करना चाहिए, यह भी हम आज तो हमसे पूरी चर्चा ही कर रहे हैं, लेकिन शोध का एक ये महत्वपूर्ण चरण है, महत्वपूर्ण अवयव है, घटक है। अच्छी तरीके से डेटा कलेक्ट हो जाते हैं हमारे, तो हमारा आगे की यात्रा आसान हो जाती है। फिर प्रलेखीकरण, आपने प्रलेखीकरण के बारे में कल ही पढ़ा, डॉक्यूमेंटेशन। यदि डाटा इकट्ठे हैं, हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसका डॉक्यूमेंटेशन तत्काल करते चले, इमीडिएट उसको लिपिबद्ध कर लें, रिकॉर्ड कर लें, नाम वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल्स कर सकते हैं, जिस तरीके से भी करें, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरीके से समय पर कर लेना चाहिए। इसके बाद प्रतिवेदन निर्माण होता है। फिर हमारे शोध की रूपरेखा में फाइनल रूप होता है रिपोर्ट राइटिंग्स। रिपोर्ट राइटिंग के बारे में इन सारे चीजों को जब इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमारा फाइनल एनालिसिस होता है, और एनालिसिस के बाद निष्कर्ष में हम पहुंचते हैं और वो रिपोर्ट के रूप में सामने आता है। उसके बाद एक चरण महत्वपूर्ण होता है प्रकाशन का। यदि हमें अवसर मिले तो हम अपने शोध को प्रकाशित कराएं, सुविधा हो सके प्रकाशित कराएं, उसके ज्ञान के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है। और जैसे देखते हैं आप, रिसर्च पेपर सब पब्लिश होते रहते हैं, थीसिस भी पब्लिश होते हैं। तो यह शोध के कुछ मुख्य चरण हैं। ये मुख्य मुख्य बिंदुओं को हमने इसमें रखा है ताकि एक ब्रीफ जानकारी हम सबको प्राप्त हो सके। शोध के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्चेज, आखिर इसका महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों, इस पर थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्वों को निम्न रूपों में प्रकट कर सकता है। अनुसंधान के रहस्यों, वैज्ञानिक अनुसंधान जो होते हैं उनको प्रकट किया जा सकता है निम्न रूपों में। अनुसंधान कार्य मानव को ज्ञान प्रदान कर उसका बौद्धिक विकास करता है, जिससे उसके ज्ञान भंडार को विस्तार मिलता है। बौद्धिक विस्तार होना बड़ी बात होती है। यदि बौद्धिक विस्तार ही हो गया तो बहुत सारे ज्ञान हम जल्दी पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं या दूसरों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। यह किसी जिज्ञासा को संतुष्ट करता है, तो शोध कार्य होता है। तो यदि हम चाहते हैं कि इस बारे में हमारी कोई जिज्ञासा है और हम गूगल सर्च पे पूछ लेते हैं, तो एक तरीके से रिसर्च करके हमको दे देता है कि हाँ ये जवाब आपका है, तो वो भी रिसर्च ही तो है, फाइंडिंग्स हमको देता है। तो किसी की प्रश्न या जिज्ञासा को यह संतुष्ट करता है। अनुसंधान कार्य समस्याओं का व्यावहारिक निदान प्रस्तुत करता है।
अनुसंधान जो भी कार्य होते हैं वो व्यवहारिक निदान प्रस्तुत करने के लिए होने चाहिए। कोई ना कोई ऐसी चीज हो जिसमें समाज में कोई समस्या है तो उसका निदान उसमें दिखे, यह कोशिश होनी चाहिए। यह आर्थिक प्रणाली में सरकारी नीतियों का आधार होता है और इससे उत्पादों की वृद्धि होती है। हमारा शोध यदि कुछ ऐसे आंकड़े इकट्ठे होके आते हैं, उन आंकड़ों पर एनालिसिस सही होती है, परिणाम और रिजल्ट सही आता है, तो वह सरकारी जो नीतियां होती हैं, जो योजनाएं बनती हैं, उनमें उन आंकड़ों को लिया जा सकता है या उस रिसर्च के आलोक में योजना बनाई जा सकती है उस पर्टिकुलर विषय वस्तु को लेकर के। जैसे इंटीरियर्स, किसी ट्राइबल्स पे कोई आपने शोध किया और किसी सरकार को लगता है कि इस पे कार्य होना चाहिए, आपकी पता चलता है कि हम ऐसे अप्लाई करें और इसे प्रोजेक्ट मिल सकता है, तो वो एक अच्छा कार्य हो सकता है। तो इससे नीतियों का आधार मिलता है और उत्पादों की वृद्धि में भी सफलता मिलती है। कोई ऐसी, जैसे मैंने अभी एग्रीकल्चर की बात की, कोई फाइंडिंग्स उनके ऐसे आते हैं तो उसको वो प्रोपोगेट करते हैं, लोगों को बताते हैं और उस पर वृद्धि दूसरों के लिए भी होती है। कोई निष्कर्ष आता है, सभी के लिए होती है। अनुसंधान नए सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। यदि निरंतर कोई अनुसंधान कर रहा है या किसी विषय पर हो रहा है तो बहुत सारे नए सिद्धांत भी सामने आते हैं और एक न्यू जो थियरी है वो डेवलप होती है, विकसित होती है, हमारे सामने आती है। यह सामाजिक विकास में सहायक होती है। निश्चित रूप से सोशल डेवलपमेंट का एक ये बड़ा अवयव है। सोशल डेवलपमेंट के लिए वैश्विक स्तर पे मैंने पिछले क्लास में बताया था 17 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए हैं। उन किसी भी गोल में यदि हम अपने को फिट कर लें तो हमारी फाइंडिंग्स बहुत ही अच्छी मानी जाती है, हमारा शोध अच्छा माना जा सकता है। वो सारे 17 गोल्स जब कभी आपको चाहिए मुझसे बात कर लीजिए, मैं उस पर डिस्कशन कर सकता हूँ, बता दूंगा। तो उन गोल को हम केंद्र में रख सकते हैं। उसमें कला एवं संस्कृति है। यह हमारे पारंपरिक व देशज ज्ञान, संस्कृति और कला के संरक्षण हेतु मार्ग प्रशस्त करता है। शोध को यदि हम ढंग से समझें तो हमारी संस्कृति क्या है, हमारी कला क्या है, देशज ज्ञान या ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे पास क्या अवेलेबल है गाँव में या शहरों में, उनका कैसे संरक्षण करें, इसके लिए एक मार्ग बताता है, एक रास्ता बताता है। अनुसंधान की सहायता से कला में, देशज ज्ञान, संस्कृति में नई शैली तथा रचनात्मकता का विकास संभव होता है। यदि अनुसंधान हम कर रहे हैं इन सब में डेवलपमेंट भी होता है, उसका विकास भी होता है। यदि शोध है, दीवारों से उठ के पेंटिंग्स कैनवास पे आई, गुफाओं से निकलकर पेंटिंग्स हवा में तैर रही है, जल पे बन रही है, फर्श पे बन रही है रंगोली के बृहद रूपों में, तो ये तो शोध के कारण ही हुआ ना, प्रयोग होता चला गया और ये परिवर्तन आता चला गया। नेक्स्ट, आंकड़ों अथवा अनुसंधान सामग्रियों का संकलन, अर्थात डेटा कलेक्शन ऑफ डाटाज। इसी अनुसंधान सामग्री का नाम भी देते हैं इसे ही, कि जो हमारे शोध के मटेरियल्स हैं वो हम कैसे लें, कहाँ से लें। बहुत जगहों पे डेटा के बजाय मटेरियल्स भी मिलता है, इसलिए सीधे सामग्री ही कहते हैं। हम यदि किसी चित्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किसी कलाकार के चित्रों के बारे में डिस्कशन करें, PhD करें, शोध कार्य करते हैं, तो वहाँ डाटाज बहुत नहीं मिलेंगे, सारी पेंटिंग्स उनकी होंगी, उन्हीं पर डिस्कशन हमें करना है। उनमें क्या कलर्स लिए हैं, क्या उन्होंने टेक्निक अप्लाई किया है, क्या सब्जेक्ट मैटर्स हैं, क्या मीडियम अडॉप्ट किया है, इन सब पर ही हम प्रकाश डालते हैं और हमारा काम होता है। तो वहाँ सामग्री ही उपयुक्त होता है। तो आंकड़ों अथवा अनुसंधान सामग्रियों का संकलन हम कैसे करते हैं? अनुसंधान की समस्या के समाधानार्थ आंकड़ों के एकत्रीकरण का अथवा संकलन में जितनी सावधानी और सतर्कता रखी जाएगी, पर्याप्त निष्कर्ष व परिणाम उतने ही विश्वसनीय तथा वैध होंगे। यदि प्राप्त निष्कर्ष यदि हमें सही लेना है, विश्वसनीय लेना है, उसकी वैधता बनी रहे, परिणाम सही हो, इसके लिए हमें आंकड़ों को या शोध सामग्रियों को सही ढंग से संकलित करनी चाहिए, सही ढंग से एकत्र करना चाहिए। सावधानी बरतिए, सतर्कता बरतिए, कोई हड़बड़ी मत करिए। ये सही मिल जाएंगे तो आपके सारे रास्ते आसान हो जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंटेशन सही हो जाएगा, आपकी एनालिसिस सही होगी, आपकी फाइंडिंग सही होगी। फाइंडिंग के लिए हम सब कर रहे हैं, वो हम पहले से कुछ निर्धारित करते हैं, एक बार हाइपोथेसिस के रूप में। तो हम इन आंकड़ों को जरूर देखें। सामग्री के स्रोत, सामग्रियों का इन को दो श्रेणियों में बांटते हैं। अनुसंधान सामग्री के स्रोत क्या है,
कहाँ से कैसे लाएंगे आप वो, और दूसरे चरण में अनुसंधान की सामग्रियों का क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना, उसको विभिन्न प्रकार से बांट के रखना। नेक्स्ट आते हैं अनुसंधान सामग्री की स्रोत। इनके हमें जो स्रोत कैसे हैं, कैसे मिलेंगे अनुसंधान की सामग्री। अनुसंधान कार्य में किसी भी विधि का प्रयोग किया जाए, किंतु उन सभी में आंकड़ों के संकलन की आवश्यकता होती है। कोई भी विधि अडॉप्ट करें, हम मेथोडोलॉजी कोई अडॉप्ट करें, प्रविधि कोई भी हो, लेकिन सभी के लिए डेटा चाहिए। डेटा चाहे जिस रूप में हो, डजंट मैटर। मैटर नहीं है कि आप क्या पेंटिंग से रूप में इकट्ठा कर रहे हैं, या इंटरव्यू ले रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, या दूसरी चीज, उस पर भी आते हैं आगे। तो किसी भी तरीके से ले डेटा चाहिए, चाहे आप पुस्तकों लाइब्रेरियों से ही पुस्तकें ही देखें, लेकिन वहां भी डाटा मिलेगी, भले वो सेकेंडरी डाटाज हों, लेकिन वो मिलेगी, उसकी आवश्यकता होगी आपको। यदि सामान्य रूप में विचार किया जाए तो अनुसंधान कार्य में प्रयोग हेतु दो प्रकार की सामग्रियां होती हैं। अनुसंधान सामग्री के स्रोत करते हैं, एक तो प्राथमिक आंकड़े पहला, और दूसरा होता है सेकेंडरी आंकड़े, फर्स्ट प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। हम प्राथमिक आंकड़े पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार की सामग्रियों के अंतर्गत उन्हें रखा जाता है जिन्हें शोधकर्ता स्वयं अपने प्रयोग अथवा खोज द्वारा प्राप्त करता है। ऐसे आंकड़े, ऐसे डेटाज जिसको शोध कार्य करने वाले व्यक्ति स्वयं लाता है रिसोर्स या स्रोत स्थल से, जहां से उसको पहले से तय है टॉपिक अकॉर्डिंगली हमारा ऑब्जेक्टिव्स तय है, मेथोडोलॉजी तय है। तो हम उस प्रक्रिया से गुजरते हुए जब डाटा इकट्ठा खुद करते हैं डायरेक्ट, तो वह इस श्रेणी के डाटाज में डेटा के रूप में इसका नहीं होता है, अर्थात यह आपकी ओरिजिनल होती है। इस सामग्री को प्रथम बार प्राप्त कर उपयोग किया जाता है। यह अनुसंधानकर्ता की मौलिक सामग्री होती है। हम पेंटिंग से डिस्कशन करें तो हम यदि कुछ कभी कई बार लगता है कि इस टेक्निक पे हम पेंटिंग्स भी बना सकते हैं, बनाना चाहिए। हम आर्ट के विद्यार्थी हैं, हमारी रिसर्च भी इसी पर केंद्रित होनी चाहिए कि कुछ प्रैक्टिकल हो, तो वो आपकी मौलिक कृति होगी। या किसी पेंटिंग का डिस्कशन करना, तो डायरेक्ट पेंटिंग्स आप उनकी लेके आ रहे हैं या उस पर चित्र लेके आ रहे हैं, तो आपका मौलिक हो गया, किसी ने उसका प्रयोग नहीं किया हुआ होता है। तो यह प्राथमिक डाटा के अंतर्गत आता है। या आपने क्वेश्चनर बढ़ा के आपने खुद इकट्ठा किया, वो आपकी प्राथमिक डाटा है। किसी किताब से नहीं लिया आपने, किसी वेबसाइट से नहीं लिया, किसी रेफरेंसेस से नहीं लिया, तो वह प्राथमिक डाटा है। प्राथमिक सामग्री प्राप्ति के स्रोत क्या है, आखिर कहां से लाएंगे आप इसे, ये महत्वपूर्ण है। हमने 3-4 चरण इसमें स्पष्ट करने की कोशिश की है। व्यक्ति के स्वयं के प्रयोग अथवा सर्वेक्षण द्वारा। देखिए, आप कोई भी प्रयोग करेंगे, हम पेंटिंग्स बना रहे हैं, ये टेक्निक इस्तेमाल किया और ऐसा नहीं हुआ या हुआ, ये डाटा आपकी हो गई। आपने सर्वेक्षण के दौरान जो जानकारियां प्राप्त की, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, प्रलेखीकरण के थ्रू आपने रिकॉर्ड की, वो आपकी अपनी डाटा हुई। अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधित्वात्मक सर्वेक्षण द्वारा, आपने अप्रत्यक्ष रूप से सर्वेक्षणात्मक अध्ययन किया, आपने प्रतिनिधि भेज दी सर्वेक्षण करने के लिए, तो उसने जो आपके लिए डाटा दिया वो भी आपका डाटा मौलिक होता है, वो भी प्राथमिक डाटा के अंतर्गत आता है। प्रश्नावली तथा परीक्षण अनुसूची, आप प्रश्नावली बनाते हैं, बांट देते हैं, परीक्षण अनुसूची शेड्यूल्स बनाते हैं, बांट देते हैं, या जाके ले लेते हैं, भर लेते हैं, तो ये भी एक डाटा है जो आप खुद कर रहे हैं। इसमें किसी द्वारा दूसरे द्वारा किया हुआ यह सामग्री नहीं होती है, अतः यह भी प्राथमिक डाटा के अंतर्गत आती है, प्राइमरी डाटा कहलाती है। स्थानीय प्रतिवेदनों द्वारा सूचनाओं के संकलन के द्वारा, स्थानीय प्रतिवेदन द्वारा सूचनाओं के संकलन द्वारा, प्रतिवेदन होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं लोकल, उनके द्वारा आप यदि लेके आते हैं तो वो भी प्राथमिक डाटा के अंतर्गत गिना जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं को रखा जाता है जिसे अनुसंधानकर्ता दूसरों द्वारा प्रयुक्त होने के पश्चात प्रयोग में लाते हैं, अर्थात ये डाटा पहले से ही किसी ने प्रयोग की होती है और हम फिर उसे लेते हैं। जैसे पुस्तकों से कोई रेफरेंसेस लिए तो किसी ने उसको पहले लिख रहा है, हम फिर लेते हैं, तो सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत आता है। इस श्रेणी के डाटा के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता इसे स्वयं के प्रयास से नहीं प्राप्त करता है और न ही यह उनकी मौलिक सामग्री होती है,
बल्कि इन सामग्रियों का दोबारा प्रयोग किया जाता है। हो सकता है आपके बाद कोई और भी प्रयोग करे या आपसे पहले ही कई लोगों ने प्रयोग किया हो, तो ऐसे भी सामग्री हैं, किंतु ये अनुचित नहीं है इसका प्रयोग। इसकी प्रॉपर साइटेशंस के द्वारा आप इसका प्रयोग करते हैं, करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दो प्रकार के स्रोत होते हैं, दो प्रकार के सामग्री संकलन के रास्ते हैं। द्वितीयक सामग्री प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? तो एक तो हो सकते हैं अभिलेख एवं उनके प्रकार। इसके अंतर्गत अभिलेख आता है और उनके क्या प्रकार हैं? आप देखिए, व्यक्तिगत पत्र यदि है वह भी द्वितीयक सामग्री होती है। उससे क्या आपको मिल जाता है? तो भावपूर्ण अभिलेखों में व्यक्तिगत पत्रों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। भावनात्मक शब्दों की बात करें तो पत्र में बड़े भावनात्मक शब्द लिखे जाते हैं, लेटर्स के थ्रू, इंडिविजुअल्स लेटर्स कहते हैं इसे। आप उससे पत्र ले सकते हैं, उनके द्वारा लिखकर वो आपके अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के, हमारा शीर्षक ही ऐसा है जो भावनात्मक विषयों को लेकर तय किया गया है, उसके लिए हम ऐसे व्यक्तियों को पत्र करते हैं और रूप से देते हैं। बोलने यह भी काम आता है। इसका प्रयोग करता हूं, किसी का जीवन घटना वह आसानी से किसी के सामने नहीं करता। किसी की दैनंदिनी आपकी मिलती है, वो रिकॉर्डेड है किसी के द्वारा पहले से। उसमें बहुत सारी सूचनाएं ऐसी होती हैं जो लोग सामान्य रूप से प्रकट नहीं करते हैं, उसको लिख के रखते हैं। तो वह भी शोध का एक मार्ग प्रशस्त करता है, एक रिसोर्स के रूप में, स्रोत के रूप में। सामग्री, अब आते हैं सामग्रियों के संकलन में सर्वेक्षण एवं उनके प्रकार। सामग्री आप कैसे लाएंगे? ये तो तरीके हो गए, ये सब सारी चीजें हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। अब इसका सर्वेक्षण करना है, आपको करना है। अपना एक करें। हो सकता है आपने मेथोडोलॉजी की क्लास में पढ़ा हो, हो जाएगी। सर्वेक्षण सभ्य मानव समाज के विकास के साथ ही प्रयोग में आ गया, भूमि और भ्रमण के संदर्भ में प्रयोग में आया। आपके मन में होता है ना, सर्वे जैसी शब्द लेते हैं, सर्वे किसी खेत की, किसी खलिहान की सर्वे हो रही, किसी मान की सर्वे हो रही है, सड़क बनना है, पुल बना है तो सर्वे हो रही है। ये आम धारणा थी और आज से 30-40 वर्ष पहले यही काम ही होता था सर्वे का, मौलिक कार्य ही यही था। चकबंदी होनी है, भूमबंदी होनी है, ऐसा सीमा बंदी होने ना, बहुत सारी चीजें इसमें आती है। आरंभ में इसलिए इसको कहते हैं कि आरंभ में यह यात्रा, भ्रमण या भूमि के संदर्भ में प्रयोग होता था। कारण यह था कि उस समय सुख व समृद्धि का एकमात्र साधन भूमि तो थी, भूमि के अलावा कुछ थी नहीं, लोगों को किसी पे ही डिपेंड करते थे सब, जिसकी नाप जोख और सीमा निर्धारण की आवश्यकता हुई और सर्वेक्षण शब्द अस्तित्व में आ गया। क्लियर है? क्योंकि हमारी कृषि व्यवस्था ही सब कुछ करती थी, जितने जिसकी कृषि उतना वो समृद्ध, यही माना जाता था और थी। साथ ही लोगों को यात्रा भ्रमण हेतु दिशा और दूरी को ज्ञात करने की जरूरत हुई और सर्वेक्षण का सहारा लिया जाने लगा। अर्थात आप अभी गूगल मैप लगा के लखनऊ से कानपुर चले जाते हैं और सीधे आता है लखनऊ, छोटे गांव चले जाते हैं, तो सर्वे करके आपको बताता रहता है। तो यात्रा भ्रमण हेतु दशा पहाड़ी क्षेत्र में जाना है तो दशा होगी ना, हिल स्टेशन होगी, हो सकते हैं, उस दशा के पता चलता था, उसकी दिशा के बारे में पता चलता था और दूरी भी बात हो जाती थी सर्वेक्षण के सहारे। जरूरतों करने के लिए सर्वेक्षण का सहारा लिया जाता था। सर्वेक्षण
सीमा घोषणा के संदर्भ में यह समझने बड़ी उसको पाकिस्तान सिलेक्शन हुआ था ना, आप नहीं हुआ क्या किया जाता है की तैयारी भी आजकल तो सारा ऊपर सैटेलाइट से कैमरा लगा वो सब कर लेता है। बात करता है विवाद उत्पन्न होने में समाधान के रूप में भी इसका निर्णय के रूप में स्मृति अथवा संरक्षण के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया गया हो और संभवतः शब्द सर्वेक्षण अस्तित्व में आ गया हो। यही से सर्वेक्षण सब और विस्तृत होता चला गया। विकास के लिए निर्माण, भवन, सड़कें आदि कार्यों में सर्वेक्षण का उपयोग आती है। मेट्रो ट्रेन बनना हो, मोनो ट्रेन की लाइन बिछानी हो या बुलेट ट्रेन बननी हो, सर्वेक्षण होता ही है। हम सभी जानते हैं तब जाके फाइनलाइज होता है ये रूट क्या होंगे, कहाँ कैसी बात होगी, कितने बैठ जाएंगे, कितने ओवर बैठ जाएंगे, कितने अतिवृष्टि अनावृष्टि के संदर्भ में हम सर्वेक्षण के प्रयोग को सुनते रहे हैं। बाढ़ क्षेत्र में हवाई सर्वेक्षण किए सुना है, हम सभी ने सुना है। या अतिवृष्टि हुई तो उसके लिए, ओलावृष्टि हुई उस फसलों के नुकसान के लिए किसानों को धन दिया जाएगा, उसके लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण होता है। सबको नहीं दे दिया जाता, जो अर्थात ये सारे रिसर्च के तरीके हैं, इन सब में रिसर्च होता है सर्वेक्षण के थ्रू, तब जाके उस पर हम निर्णय में लेते हैं कि इनको क्या कहाँ कैसे करना चाहिए। इस सर्वेक्षण में छायाचित्रों, फोटोग्राफी का सहारा लिया जाता है। बाद में लिए गए छायाचित्रों की विवेचना व विश्लेषण आज से प्रभावित सहायता के लिए योजनाओं को लेकिन आज बहुत सारे तो ये सर्वेक्षण के मौलिक लक्षण है, आवश्यकता है, उसका डेवलपमेंट कार्यों के लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। इसमें निश्चित रूप से सारे ही शोधी कार्य चल रहे हैं, इसमें सर्वेक्षण आवश्यक है। इसमें चयनित विषय अनुरूप सर्वप्रथम आंकड़े को एकत्रित किया जाता है, जिसे बाद में विश्लेषित कर परिणाम को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ये हमने पहले से तय कर रखा टॉपिक्स, उसी पे होता है। ये सारे सर्वेक्षण के टॉपिक्स या शीर्षक तय होते हैं, जो अभी हमने ऊपर चर्चा की, उन सभी का यह तय रहता है कि आपको क्या सर्वेक्षण करना है। अभी बहुत सारा विवादित सर्वेक्षण हमारे यहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वेक्षण हो रहा है, आप सबने सुना होगा। कई विवाद भी आ रहे हैं, कई अच्छी चीज, बहुत सारे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डिसकोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आते हैं। फिर यदि सर्वेक्षण सही हो गया तो बाद में उसे विश्लेषित करते हैं और परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। प्राप्त परिणाम अथवा निष्कर्ष के आधार पर योजनाओं का निर्माण संभव होता है। यदि निष्कर्ष आ जाता है, परिणाम आता है, उपयोगी सिद्ध हो सकता है, तो उसके आधार पर योजनाओं का निर्माण होता है और फिर उसका क्रियान्वयन संभव हो पाता है। मूल रूप से यहाँ कला के संदर्भ में उनके संरक्षण व संवर्धन हेतु सर्वेक्षण का उद्देश्य योजनाओं को निर्मित करना ही है। अतः इस संदर्भ में यहाँ सर्वेक्षण के प्रमुख विधियों सर्वेक्षण के कुछ और विधि हैं। प्रश्नावली को
आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही सही से। सर आवाज कट रही है। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आ रही है आवाजें? जी, आ रही है आवाज अब? यस सर। आ रही है? हाँ, Yes, मुझे sir. नेटवर्क। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है, आ रही है आवाज। वो बीच में थोड़ा सा रह जाता, थोड़ा ध्यान नहीं लिया करिए आप लोग भी। बीच में रिस्पॉन्स थोड़ा थोड़ा कर दिया करिए, तो पता चले कि हम लोग जाग रहे हैं। चलो फिर आगे प्रश्नावली पर। स्लाइड आ रही है? स्लाइड डिस्प्ले हो रही है ना? यस सर। चलूं आगे, चलूं? ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर प्रश्नावली पर आते हैं। आ रही है आवाज कि नहीं आ रही है अभी भी? हाँ सर, अब आ रही है। सर आ रही है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, मैं कंफर्म कर लूं। चलिए आते हैं प्रश्नावली पे। फिर हम जो डाटा कलेक्शन के तरीके हैं, रास्ते हैं, मार्ग हैं, उसके लिए जो जिन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें हम पहला अवयव या घटक है हमारे लिए प्रश्नावली। प्रश्नावली क्वेश्चनर, हम एक प्रश्नों की संख्या तय कर लेते हैं, सीरीज बना लेते हैं, और वह तैयार करके उत्तरदाताओं के पास भेजते हैं। शोध के अनुक्रम में आंकड़े एकत्रीकरण के लिए विभिन्न संसाधनों को सहारा लिया जाता है। इन्हीं संसाधनों में एक प्रमुख और साधन या माध्यम प्रश्नावली है। यह साधन
प्रमुख है, माध्यम प्रमुख, सबसे प्रमुख, हम पहला नाम इसी को लेते हैं। यह प्रश्नों के क्रमबद्ध श्रृंखला का समूह है जो विषय वस्तु के संदर्भ में सूचना इकट्ठा करने में सहयोग देता है। ये एक क्रमबद्धता के आधार पर प्रश्न तैयार करने चाहिए, 50-25 जो भी आप तय करें, लेकिन उसमें एक सीक्वेंस हो और यह डाटा हमको प्राप्त होती है। बोगार्ट्स के अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने हेतु दी गई प्रश्नों की एक तालिका है। इसमें निश्चित प्रभावीकृत परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका सारणीयन किया जा सकता है तथा उनका सांख्यिकीय उपयोग भी संभव है। वास्तव में यह प्रश्नावली उद्देश्यपूर्ण चयनित प्रश्नों की एक तालिका होती है जो उत्तरदाताओं के लिए अभिप्रेरक का कार्य भी करती है। अर्थात यह जो तय कर रखा हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार हमारी क्रॉनिकली डेवलप की गई हो, वह एक के बाद दूसरे क्वेश्चन जुड़ते हुए बढ़ते हुए आगे रहें। और कई बार यह अभिप्रेरक का भी कार्य करती है, एक क्वेश्चन का आंसर देने के बाद उनको खुद उत्सुकता होती है दूसरा क्वेश्चन क्या है। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला तैयार होती है, तालिका बनती है और सही ढंग से उसका आंसर देने के लिए हम उनसे आग्रह करते हैं, उनको दे देते हैं और चले आते हैं। ये नहीं कि बैठ के हम इकट्ठा कराते हैं, दे के छोड़ देते हैं। कई बार ये ऑनलाइन भी भेजे जा सकते हैं। आंकड़े एकत्रीकरण करने का यह सरल तरीका है जिस कारण कभी कभी इसकी आलोचना भी होती है, किंतु यह भी सत्य है कि इसकी आलोचना इनके दुरुपयोग के लिए ही होती है। यदि प्रश्नावली का सही ढंग से कार्य नहीं किया गया, सही ढंग से प्रश्नों का चयन नहीं किया गया, संकलन नहीं किया गया उसमें, तो उसका दुरुपयोग हो सकता है, या उसके कहीं और भी उपयोग हुए तो वो भी दुरुपयोग है। प्रश्नावली निर्माण में यह ध्यान रखना चाहिए कि संकलित प्रश्न शोध व अनुसंधान विषय से संबद्ध हो। यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारे विषय से संबंधित हो। और कई बार होता है प्रश्नावली आपने भेज दी और आपने 100 प्रश्नों की सूची बनाई और खुद ही बैठ के भर लिए दाएं बाएं आगे पीछे, तो यह भी तो संभव है, इसलिए इसकी आलोचना भी होती है। इससे 2 विषयों के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं 2 विधियों से। प्रथम तो उत्तरदाता के समक्ष उपस्थित होने पर उनके बीच प्रत्यक्ष रूप से प्रश्नावली बांटकर, तथा दूसरी विधि दूरस्थ उत्तरदाताओं के पास डाक द्वारा प्रश्नावली को भेजकर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण के इस विधि के द्वारा कला के संदर्भ में किसी योजना के अंतर्गत अनुसंधान वास्ते आंकड़े एकत्रीकरण में प्रश्नावली का सहयोग लिया जाता है। डाटा इकट्ठे करने के लिए ये प्रश्नावली एक सबसे अच्छा तरीका है, सुलभ, सरल और सहज है, सबके पास आसानी पहुंच सकता है। हम बाय पोस्ट भेज सकते हैं, बाय मेल भेज सकते हैं, हम उस आधार पर प्रश्नों का आंसर ले सकते हैं। इवन गूगल पे हम भर देते हैं, उसी से हमारे पास बहुत सारे डाटा आ जाते हैं। तो ये एक प्रश्नावली। दूसरा, प्रश्नावली के बाद आती है अनुसूची, शेड्यूल। अनुसंधान कार्य में आंकड़े एकत्रीकरण के लिए अनुसूची का एक प्रत्यक्ष साधन है। इसमें आंकड़े व जानकारियों को एक प्रश्नावली के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से एकत्र किया जाता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, उसको हम भेज के करेंगे प्रश्नावली को, हमें वहां उपस्थित होने की जरूरत नहीं है उत्तरदाताओं के पास। किंतु अनुसूची वह है जिसमें आंकड़े सारे इकट्ठे करने हैं, हमको प्रश्नावली बनी हुई है, अनुसूची के रूप में हम उसको लेकर पहुंचते हैं प्रश्नावली के साथ उत्तरदाता के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से सशरीर, और फिर उनसे हम जानकारी लेकर के उसकी एंट्रीज करते हैं। इसलिए यह विशेष महत्व का है। इसके द्वारा अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में उत्तरदाता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रश्न करता है और अनुसूची को पूर्ण कराता है। वास्तव में प्रश्नावली भी अनुसूची का ही एक स्वरूप है जिसे शोधकर्ता उद्देश्य अनुरूप उत्तर एकत्र करता है। अंतर इनमें यह है कि अनुसूची के प्रश्न साक्षात उत्तरदाता के समक्ष हो, उनसे पूछकर पूर्ण किया जाता है, जबकि प्रश्नावली दूरस्थ उत्तरदाताओं के पास डाक आदि के माध्यम से भेजकर बढ़ाया जाता है। यह अंतर है, बेसिक अंतर। इस माध्यम से अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है जिनसे उत्तर लेना आसान हो जाता है। बहुत सारे आप प्रश्नावली भेज दीजिए, पड़ा रहेगा, कोई पूछता नहीं, देखता नहीं है, लेकिन अनुसूची लेकर आप यदि स्वयं पहुंच जाते हैं तो वह विवशतावश या सौहार्दवश या मित्रवश वो कर ही देता हुआ काम, अच्छा लाइए मैं करा देता हूँ। लेकिन आदमी भेज के तो आप भी निश्चिंत हो जाते, वो भेजेंगे, पता चला 15 दिन को आपने पूछा, उन्होंने भेजा ही नहीं अभी तक, तो आपका काम सफर करता है। तो थोड़ा सा बेहतर हम अनुसूची को इसलिए मान लेते हैं। इसमें धन और श्रम की भी बचत होती है। इसके कई प्रकार होते हैं,
आखिरकार आप चले जाते हैं तो मिलना टुगेदरनेस बढ़ती है और आसान हो जाता है, श्रम कम लगता है, समय भी कम लगता है। इसके कई प्रकार होते हैं और स्वयं उपस्थित हो प्रयोग करने के कारण अनुसूची को प्रश्नावली से श्रेष्ठ माना जाता है। अतः कला या देश ज्ञान, संस्कृति विज्ञान या के सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के संदर्भ में अनुसूची का प्रयोग उपयुक्त समझा जाता है। यह प्रश्नावली से बेहतर माना जाता है। तीसरा चरण आता है, तीसरे तरीके हैं कैसे आप करेंगे। ये सबसे प्राचीन तरीका है और बड़ा पॉपुलर है, कभी भी आसानी से कर सकते हैं आप। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। कोई आप किसी को कुछ कहिए ही नहीं, न डाक से भेजिए न उनसे बताइए, और आप केवल चुपचाप किसी कोने में खड़े रह के किसी घटनाक्रम को आप देखते रहिए, अपने हिसाब से रिकॉर्ड करते रहिए, और वो अवलोकन कहलाता है। जैसे किसी पक्षियों के संदर्भ में देखें, किसी पशुओं के बारे में आप चुपचाप बैठ के निहारते रहिए, वो सारे रिकॉर्ड करते हैं। आप उनसे कोई पूछ नहीं सकते, वो बता भी नहीं सकते। ऐसे ही अवलोकन के संदर्भ में हम चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। शब्द अवलोकन को देखना, निहारना आदि के अर्थ में प्रयोग में लिया जाता है। देखना, निहारना या एकटक देखना कह सकते हैं, स्थिर से, शांति से, चुपके से भी देखना हो सकता है। हम प्रायः उगते सूरज, ढलती शाम, मयूर के नृत्य, झील का ठहरा पानी, पर्वत की चोटियों तथा कलाकृतियों आदि का अवलोकन करते हैं। इसे हम जानते ही हैं और आनंदित होते रहते हैं। एकांत में, अकेले में, भीड़ में भी हम कहीं एक जगह हो जाते हैं, एक चीज हमें पसंद आ गई, वहीं रुक जाती है हमारी दृष्टि, हमारे भाव वहीं केंद्रित हो जाते हैं और हम खो जाते हैं। कुछ प्रतिकूल तथा विपरीत घटना एवं परिस्थितियों का भी अवलोकन करते हैं हम। बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने हो जाती हैं, हमें मजबूरी होती है, हम चुप रहते हैं। इससे हमें संबंधित विषय वस्तुओं की जानकारी स्वयं मिल जाती है। अब आप किसी पर्वत श्रृंखला को एकटक देख रहे हैं तो उसमें बर्फ, चोटी, रंग, कलर, शेड, शैडो सब आपको पता चलता है ना, अपने आप मिल जाते हैं। कोई आप किसी पूछने भी नहीं गए, बिना लिखे, बिना कोई सवाल पूछे, बिना किसी के पास प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पहुंचे, घटना तथा परिस्थितियों को मात्र अवलोकन कर आंकड़े एकत्र करने में हम समर्थ हो जाते हैं। अवलोकन के द्वारा विश्व में सूचना एकत्र करने का यह सबसे सुलभ और आसान तरीका है, बल्कि मूल तरीका हम इसे मानते हैं, मूल साधन इसे मानते हैं। इस माध्यम से बिना किसी के संपर्क और पूछताछ के ही गंभीरता और ध्यान से देखने मात्र से सूचनाओं तथा जानकारियों का एकत्रीकरण किया जा सकता है। अर्थात आप किसी से कुछ मत पूछिए, चुपचाप अपने एक कोने में खड़े होकर अपने सारे डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। उसको आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, प्रलेखीकरण करना है आगे चल के, लेकिन अभी तो आप आराम से रहिए, किसी को मत बताइए। इस एकत्रीकरण, हाँ, इसमें ध्यान देने की बात यह होती है कि इसका अनुप्रयोग और नियोजन स्तरीय हो। इसके द्वारा एकत्रित सूचनाओं का अभिलेखीकरण व्यवस्थित होना चाहिए तथा यह वैधता, सत्यता एवं विश्वास के मानकों पर खरा उतरे। यह भी आवश्यक है कि आपने कुछ भी कर लिया, आप बता दिया भाई हमने ऐसा देखा, तो ऐसा तो नहीं होगा। उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, उसके प्रूफ होने चाहिए। यह व्यक्तियों के बाह्य व्यवहार से संबंध रखता है तथा इसके बाद प्रतिपादित कार्य, सेवा और उत्पादों के आकलन से जानकारियों को एकत्र किया जाता है। गुड तथा हेड के अनुसार विज्ञान का प्रारंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अर्थात विज्ञान का प्रारंभ अवलोकन से हुआ। न्यूटन ने अवलोकन किया, शेप को गिरते हुए देखा और विज्ञान बनाए, सिद्धांत बनाए और उसकी चेक भी किया फिर अवलोकन करके। तो ये यही कहते हैं, इसलिए कहते हैं विज्ञान में लौटना ही पड़ता है। इसके द्वारा कला की जानकारियों को आसानी से एकत्रित किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा वर्णनात्मक अनुसंधान का कार्य आसान होता है। प्रायोगिक अनुसंधान ना हो तो वर्णनात्मक अनुसंधान जो होता है, जिसमें वर्णन करते हैं हम, अध्ययन करते हैं, वो इसमें आसान होता है। तथा इस विधि से हम उन व्यक्तियों से भी सूचना तथा जानकारियों को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं जो किसी अन्य बोली भाषा को जानने वाले होते अथवा जो लिखना पढ़ना नहीं जानते। इसके लिए आवश्यक है कि शोध से संदर्भित समुचित तत्वों का संकलन हो, उसका उचित नियोजन हो, व्यवस्थित संचालन हो तथा उस विषय पर समुचित लेखन एवं वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए। हम देखें कि इसमें और अच्छी बात है कि जिनसे हम संवाद नहीं कर सकते, हम दूसरी भाषा के हैं और सामने वाले दूसरी भाषा के, उनसे जो भी जानकारी लेना है तो हम लिख के पूछ भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकता वो। तो हम यदि ऑब्जर्वेशन करें और फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन ठीक से करें, ढंग से करें, तो हमारा काम आसान हो जाता है ऐसे क्षेत्रों में भी। इसमें भाषा, देश, जाति की सीमा
नहीं रह जाती है। फिर एक और आता है साक्षात्कार, इंटरव्यू। शोध के रूप में हम इंटरव्यू का भी सहारा लेते हैं डाटा कलेक्शन के संदर्भ में। कैसे डाटा कलेक्ट करें, संकलन करें, उसके लिए एक इंटरव्यू भी एक चरण है, एक तरीका है, एक मार्ग है। किसी का परिचय या परिचय के साथ प्रत्यक्ष उपस्थित होकर प्रश्नों के उत्तर को मौखिक रूप से प्राप्त करना ही साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार का से हम लोग इंटरव्यू समझते हैं। जब कभी परीक्षा में जाएं या किसी आपने अभी एडमिशन लिया होगा तो उसमें भी काउंसलिंग के थ्रू कुछ आपसे पूछा जाता है, कहीं एडमिशन के लिए, कभी कहीं अपॉइंटमेंट के लिए, इन सब के लिए आपको साक्षात्कार से गुजरना होता है। इसमें प्रत्यक्ष से उपस्थित होना पड़ता है। सामने वाले प्रश्न आपके करते हैं या आप सामने वाले को प्रश्न करके मौखिक जवाब आपके पास आता है और आप इकट्ठा करते हैं उसे, यही साक्षात्कार कहलाता है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार साक्षात्कार एक प्रकार से एक मौखिक प्रश्नावली है। इसके अंतर्गत उत्तर लिखने के स्थान पर आमने सामने की स्थिति में विषयी मौखिक उत्तर देता है। अर्थात ये मौखिक प्रश्नावली होती है, हमने पहले से माइंड मेकअप किया होता है। कभी कभी नोट्स रख भी लेते हैं कि ये क्वेश्चन पूछना है, लेकिन वो देते नहीं है, बताते नहीं है, हमारे पास होती है अपने हिंट्स के लिए। तो मौखिक प्रश्न पूछा, मौखिक जवाब दे दिया उन्होंने, तो वह भी जो विषय आपने पूछा आमने सामने बैठ के उत्तर मिल जाता है आपको। अनुसंधान के इस पद्धति में दो अपरिचित आमने सामने आते हैं और प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जाता है। आंकड़े प्राप्तिकरण का यह महत्वपूर्ण जरिया है जिससे विषय और व्यक्ति के संदर्भ में हमारे ज्ञान और अनुभव की वृद्धि होती है। किसी बड़े सीनियर आर्टिस्ट पर आप करने जाएं काम, तो उनसे तो पूछेंगे ही, आपने साक्षात्कार लेंगे, पहले उनसे लेंगे, फिर उनको जानने वाले से लेंगे, उनके साथ काम करने वाले, उनके परिवार के लोगों से लेंगे। आप साक्षात्कार लेके पूरा ले लेंगे तो आपको आसान हो जाता है इन चीजों को जान, एक मेलजोल बढ़ता है तो आपको ज्ञान की चीजें भी अच्छी मिल जाती हैं। साथ ही उन संकलित सामग्रियों के सत्यापन में भी यह सहायक सिद्ध होता है जिनका अन्य प्रणालियों के द्वारा एकत्रीकरण किया गया हो। यदि आपने किसी से क्वेश्चनियर भरवा लिया हो और उनके बाद साक्षात्कार में फिर आप वही क्वेश्चन उनसे पूछें तो उसी अनुसार से आंसर दे दिया उन्होंने तो सही हो गई आपकी, नहीं तो फिर गलत भी हो सकता है, अगर ये उन्होंने गलत दिया है किसी और ने भर दिया, ये भी हो सकता है। तो इनका सत्यापन भी संभव होता है साक्षात्कार के द्वारा। कला के संदर्भ में यह प्रणाली उपयुक्त है। इसमें शोधकर्ता विचार विमर्श के द्वारा उन लोगों की सूचनाओं प्राप्त करने में समर्थ होता है जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, और वास्तव में संस्कृति का भंडार ऐसे ही लोगों के पास तो सुरक्षित होता है। इस पद्धति से शोधकर्ता उत्तरदाता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रश्नों को रखता है और प्रश्नों के स्पष्ट, अस्पष्ट अथवा त्रुटिपूर्ण होने पर वह उससे सुधार या बदल सकता है। देखिए, एक और अच्छी बात होती है साक्षात्कार में कि आपने कोई प्रश्न उनके सामने रखा, यदि वह क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है या उसमें कोई त्रुटि हो रही है तो आप उसको रिकॉल कर लेते हैं और फिर से सही प्रश्न उनके सामने रख देते हैं। ये ऑप्शन भी इसमें है। लेकिन यदि आपने प्रश्नावली किसी को भेज दिया है तो आप सुधारने के लिए आपको भेजेगा, फिर आप भेजेंगे, तब तक बहुत लंबा समय हो जाएगा, ऐसा नहीं भी हो सकता। इसलिए कहते हैं ये और अच्छी बात है कि इसमें यह भी गुंजाइश होती है और इस कारण से अपेक्षित सूचनाओं का संकलन आसान हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वेक्षण में साक्षात्कार का अपना अलग महत्व और स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रिस्पॉन्ड करते रहिएगा बीच बीच में। प्राप्त सामग्रियों के उपयोग में आवश्यक सतर्कता। आवाज आ रही ना? यस सर, आ रही है। ओके, थैंक यू कंटिन्यू करते हैं हम। प्राप्त सामग्रियों के उपयोग में आवश्यक सतर्कता। सतर्कता क्यों, सावधान क्यों? पता चला हमने टॉपिक ले लिया है आम पे और पता चला एप्पल पे हम डाटा कलेक्शन कर आए, वहां एप्पल ही देखा बगीचा से में से हम चले गए मलिहाबाद के बजाय जम्मू कश्मीर चले गए या शिमला चले गए, तो वहां तो सेब के डाटा मिलेंगे ना। तो यह भी आवश्यक है कि हमें जो चाहिए वहीं हमें पहुंचना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि उपयोग में सावधानी भी रहें, हम सतर्क रहें कि क्या चीज काम कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं। शोधकर्ताओं को चाहिए कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सामग्रियों के प्रयोग में सतर्कता एवं सावधानियों का ध्यान रखें और उनका उचित व आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करें। इस हेतु उन्हें निम्न तथ्यों को संज्ञान में रखना चाहिए। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप ध्यान रखें। आंकड़ों की प्रामाणिकता। आपने जो भी आंकड़े इकट्ठे किए हैं, जो भी डाटा कलेक्ट किया है,
उसकी प्रामाणिकता हो। ऐसा नहीं आपने कुछ भी कह दिया, जो भी मैंने बोला ना, आपने क्वेश्चन भेज दिया, किसी और से किसी ने भरा के भेज दिया, या शोधकर्ता बैठे अपने घर में ही सारे क्वेश्चन जो भर के अलग अलग साइन करके रख लिए, कौन देखने जाता है। लेकिन आपका काम सही नहीं होगा, फिर निष्कर्ष सही नहीं आएगा, डिग्री तो मिल जाएगी। तो इन चीजों को कहने की बात है कि गंभीरता से इस पे काम करें, सतर्क रहें, सचेत रहें, सावधान रहें, और आंकड़ों की प्रामाणिकता सिद्ध हो, कभी कोई पूछे तो आप बता सके, देखिए ये प्रमाण है इसका कि मैं वहां गया था। आप तो फोटोग्राफ्स कर सकते हैं, आप तो ड्राइंग कर सकते हैं, हमारा तो विषय ही दिखाने वाली चीज है, डाटा ही डाटा है, चाहे जिस आधार पे हो, फोटोग्राफ्स के रूप में, ऑडियो विजुअल्स के रूप में, रिकॉर्डिंग्स के रूप में। सूचनाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों का ज्ञान, और अच्छी बात है कि जिससे आपको डेटाज लेनी है उन व्यक्तियों का ज्ञान क्या है, क्या वह आपके पैरामीटर पर खड़े उतरते हैं, क्या आपने जो शीर्षक लिया है शोध का, यह जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसके अनुकूल वह पात्र है उसका उत्तर देने का, वह सूचना देने का। यदि हम केव पेंटिंग्स की बात करें और पता चला वो खेत में काम करने वाला आदमी है, तो कैसे काम चलेगा। या जो कला का रुचि रखता ही नहीं, तो कला के बारे में कैसे बताएगा। तो यह भी इसलिए कहा जा रहा है कि आप सूचना प्रदान करने वाले व्यक्तियों के ज्ञान को भी तौल लें, समझ लें कि वह इस संदर्भ में आपका सहयोगी हो सकता है क्या। सामग्री की उपयोगिता का मूल्यांकन, और फिर आपने जो सामग्री कलेक्ट किया है उसकी यूटिलिटी क्या है, उसका क्या उपयोग हो पाएगा, यह भी आपको देखना चाहिए, तब उन सामग्रियों को कलेक्ट करें। शोध के क्रम में बहुत सारे सामग्री आपके पास ऐसे आएंगे, कोई बात नहीं, कुछ तो आने दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे बेकार हो जाए, यूजफुल ना हो, यूजलेस हो जाए सारे, ये सब तो बेकार हो गया, हमको फिर से जाना पड़ेगा उस क्षेत्र में, ऐसी स्थिति ना बने। इसलिए कहा जा रहा कि आप पहले से सतर्क रहें, सावधान रहें। फिर लिखित अभिलेखों का उद्देश्य हमको समझना चाहिए। जो लिखित मिल रहे हैं अभिलेख, उनका उद्देश्य क्या सही है नहीं, या हम जो लिख रहे हैं उसका भी उद्देश्य सही होना चाहिए। कुछ भी आप लिखें तो उसकी प्रामाणिकता हो, उसका जस्टिफिकेशन हो, उसे आप क्लियर कर सकें, किसी को कोई पूछे तो आप स्पष्ट कर सकें। ये हमारे आवश्यक अंग हैं डाटा कलेक्शन के संदर्भ में। फिर आते हैं नेक्स्ट, आंकड़ों अथवा अनुसंधान सामग्रियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। जो अनुसंधान सामग्री आपने इकट्ठी की थी, जो आपने डाटा कलेक्ट कर लिया है, उनको हम वर्गीकृत करते हैं, उनको विभिन्न खाने में इकट्ठा करते हैं, विभिन्न फाइलिंग में रखते हैं, अलग अलग सेल में उसको रख के हम उसे कैटेगराइज कर लेते हैं। और देखिए कैसे करते हैं। अनुसंधान की दृष्टि से शोध सामग्रियों के संकलन के पश्चात उपयुक्ता अनुसार ही उनका वर्गीकरण आवश्यक होता है। हमने जो डाटा पहले हमें पता है हमने क्या लिया है, तो हमको शोध में कहाँ कहाँ किस चैप्टर में क्या कैसे लगेगा, उस हिसाब से उसको बांट लेते हैं। यह प्रक्रिया सामग्रियों को व्यवस्थित व संक्षिप्त करता है। बहुत सारा फैला हुआ सामान है हमारे पास, और हम कहीं बाजार गए, सब्जी भी लाए, फल भी लाए, और भी सामान लाए, पैकेट सामान भी लाए, बहुत सारी चीज लाए, तो हम घर में आकर क्लासीफाई कर लेते हैं ना, भाई सब्जी वाले को सब्जी में, फ्रूट्स वाले उधर चले जाओ, ड्राई फ्रूट्स उधर चले जाओ, ये करते हैं ना, घर में भी करते हैं। तो यही समझ लीजिए कि एक शोध के संदर्भ में ऐसे बहुत सारी चीज आपके पास इकट्ठी हो गई हैं, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसको बांट लें, छांट लें, कहते हैं बीन लो बिरा लो, इस टाइप की सारी व्यवस्था इसमें आपको करनी होती है। इससे सामान्य लक्षण अर्थात शोध कार्य में नितांत उपयोगी सामग्री को एक तरफ तथा कम उपयोग अथवा शोध कार्य में सहयोगी सामग्री को अलग रखा जाता है, और जिसका उपयोग नहीं हो उसको एक तीसरी श्रेणी में आप रख लीजिए कि पता नहीं कहीं जरूरत ही पड़ जाए तो रखे रहो, अभी फेंकना नहीं है, अभी नष्ट नहीं करना है, जिससे इनका उपयोग आसान हो जाता है। यह संकलित सामग्रियां मध्य एक रूपता और समानता के आधार पर इन्हें छांटने की प्रणाली है। अर्थात ये सामग्री एक जैसे जो हैं उनको एक तरफ, दूसरे कैटेगरी के दूसरे तरफ, कम उपयोग वाले एक तरफ, अधिक उपयोग वाले एक तरफ, और जिसका नहीं होने की संभावना है उसको भी हम शोध कार्य तक सहेज कर रखें, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। तो ये हमारी तरीके हैं वर्गीकरण के। इनको वर्गीकरण के आवश्यक गुण क्या है होने चाहिए इसमें, जो वर्गीकरण करें तो स्पष्टता, स्थिर तथा अपरिवर्तनशीलता। ऐसी सामग्री स्पष्ट हो, उसमें ये क्लियर कट, हाँ भाई ये इनके व्यक्तित्व के बारे में बनाने वाली सामग्री है तो इनको अलग रख लेंगे, इनका पब्लिकेशन से संदर्भित अचीवमेंट है तो इनको अलग श्रेणी में डाला, ये इनका कृतित्व है, पेंटिंग्स हैं या दूसरे आर्ट वर्क हैं, इनको अलग रखा। ये हमको स्पष्ट होनी चाहिए
स्थिर होना चाहिए और अपरिवर्तनशील होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि बार बार इधर से उधर करो, उधर से उधर करो, तो आपका काम बढ़ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वर्गीकरण के आधार क्या हो? एक तो गुणात्मक आधार, गुण के आधार पर, एक प्रकृति के, एक नेचर के, एक कैरेक्टरिस्टिक्स के सामग्री को एक तरफ रखें, फिर दूसरे कैरेक्टर, दूसरे गुण के एक तरफ, खट्टा एक तरफ, मीठा एक तरफ, नमकीन एक तरफ, इस टाइप का आप खुद कैटेगराइज कर लीजिए। संख्यात्मक तथा परिणामात्मक आधार, संख्या और जो परिणाम देने वाले जैसे फिगर्स जिसमें हो, ऐसे सामग्रियों को एक तरफ रखते हैं। ये आवश्यक नहीं कि सारे हमारे लिए लागू हों, लेकिन ये आधार हैं। सामयिक आधार तथा भौगोलिक आधार, ये हमारे लिए हो सकते हैं। सामयिक आधार, यदि पेंटिंग्स की चर्चा करें क्रॉनिकली, तो प्राग ऐतिहासिक से आज तक 5 गुफाओं की चर्चा आपने की है, थीसिस के लिए 5 गुफाएं आपने चयनित की है, इनकी चर्चा करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस समय के आधार पर कौन सा पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा, आप उस हिसाब से रख लेंगे। फिर भौगोलिक दृष्टि, किसी शहर से इस गुफा की कितनी दूरी है, उस गुफा की कितनी, एक्स की कितनी, वाई की कितनी, जेड और जेड की कितनी, ये भौगोलिक दशा है। इस गुफा की कितनी गहराई है, लेंथ ब्रेथ क्या है, कहाँ ऊंचाई, कहाँ गहराई, जंगल क्या है, अब बस्ती कितनी दूर है, ये भौगोलिक दशा हो गई इसकी। तो हमको यह समझना चाहिए, इस आधार पर वर्गीकृत करें। फिर वर्गीकरण के और प्रकार आते हैं, सरल वर्गीकरण अथवा द्वैत वर्गीकरण, बहुगुणात्मक वर्गीकरण, संख्यात्मक वर्गीकरण, सामयिक वर्गीकरण और स्थानानुसार वर्गीकरण। इसमें ऊपर से कुछ मिलते जुलते हैं, एक स्थान शब्द और इसमें जुड़ा है, ये स्थान पे आधार पर हम एलोरा से चीज लिए हैं, अजंता से लिए, एलिफेंटा या भीमबेटका से लिए हैं, ये हमको कैटेगराइज करनी होती है और रखना भी चाहिए। फिर वर्गीकरण की उपयोगिता क्या होती है? वर्गीकरण की उपयोगिता होती है संक्षिप्तीकरण। पहला इसका सिद्धांत है संक्षिप्तीकरण, बहुत सारा सामान फैला था, आपने उसको संक्षिप्त कर लिया। लक्षणानुसार सामग्रियों का विभाजन, लक्षण उसके गुण दोषों के आधार पर, क्वालिटीज के आधार पर हम उसको अलग अलग रख लेते हैं। अनुसंधान हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया में सरलता, जो आप प्रक्रिया जो प्रयुक्त करेंगे उसमें इस सामग्री का उपयोग लेंगे और आपका आसान हो जाएगा, यात्रा आपकी आसान हो जाएगी, शोध कार्य आसान सरल हो जाएगा। नवीन सामग्रियों के समावेश की संभावना, और कई बार ऐसा भी होता है कि कार्य करते समय लगता है यार ये छूट गया है, ये मिल जाता तो अच्छा होता, तो ऐसे भी गुंजाइश आपकी, यदि आपने छांट छांट के सब रख लिए हैं तो पता चलता है कि यहाँ कुछ नई सामग्री हम ऐड कर सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं, यह भी एक इसके पक्ष है उपयोगिता के संदर्भ में। नेक्स्ट, आंकड़ों अथवा अनुसंधान सामग्रियों का विश्लेषण। अब इनका विश्लेषण कैसे करेंगे, इनके भी कुछ कैटेगरीज है। विश्लेषण करना, सारी सामग्री आपने बांट भी ली अलग अलग खाने में, अब उसको टेस्ट करना कि इस खाने की सामग्री नमकीन में कितना नमक है, नहीं है, मीठे वाले आइटम में क्या है, नहीं है, ऐसे सारी आप चेक करेंगे। फ्रूट्स आपने लिए तो कौन अच्छा है, कौन जल्दी खराब होगा, कौन बाद में खराब होगा, ये सब सहेज के रखते हैं ना। तो अनुसंधान क्रम में भी शोधकर्ता द्वारा सामग्रियों के संकलन के उपरांत उसका वर्गीकरण किया जाता है। इसके पश्चात अनुसंधान सामग्रियों के उचित व्यवस्थापन की बारी आती है। पहले आपने क्लासिफिकेशन कर लिया, फिर आप उसकी इंस्टॉलेशन कर ली, व्यवस्थित कर लिया, जगह लगा दिया सही तरीके से। इसके बाद शोधकर्ता अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो और वह कुछ उपयोगी निष्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। यदि इन चरणों से आप चलते हैं तो आप अपनी सामग्रियों का प्रयोग करें, डेटा का इस्तेमाल करें और कुछ उपयोगी निष्कर्ष प्राप्त होगा, ऐसी संभावना रहती है। इस हेतु इन्हें सामग्रियों के व्यवस्थापन हेतु निम्न चरणों का प्रयोग करना चाहिए। इस सामग्री की व्यवस्था कैसे करें, कैसे रख रखाव करें, उस पर आता है सारणीयन। आप टेबल बनाते हैं, बार चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, उस आधार पर सारणीयन तैयार करते हैं हम। फिर सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग, फिर बहुत सारे सांख्यिकीय विधि हैं, टूल्स हैं, स्टैटिस्टिक्स टूल्स हैं, आप जानते हैं बहुत सारे टी सेट या बहुत सारे सेट्स आते हैं, उसमें हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन एजुकेशन फील्ड के या सोशल वर्क फील्ड वाले लोग बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और वो एक चैप्टर उनका रिसर्च का उसी पर केंद्रित रहता है। ये आपने कुछ मेथोडोलॉजी में, रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लासेस में पढ़ी होगी। तीसरा आता है सामग्रियों का विश्लेषण एवं व्याख्या। इन सब चीज़ों के टूल्स का हमें उपयोग करना हो नहीं करना अलग बात है, लेकिन एक माध्यम है, एक तरीका है। सांख्यिकी तो होती है हमारे यहाँ भी, उसको हमको रखना चाहिए। गणित का इस्तेमाल जरूर करते ही करते हैं, इसमें ही लिया कम से कम। गुफाओं की लंबाई चौड़ाई मापी तो वही सारी चीज सामग्री आ गई, किस गुफा में कितनी पेंटिंग्स, किस ब्रेड्थ की, किस लंबाई की मिली, वो सब हमारी टेबल्स ये सांख्यिकी रूप में आ गई।
तो स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास साथ में। अब उसके इन सब के बाद हम उसका विश्लेषण करते हैं और फिर उसकी व्याख्या करके फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। विश्लेषण करके भी ये है, ऐसा है, वैसा है, सारी चीजें उसमें आएगी। तो इस आधार पर चलते हैं आगे। नेक्स्ट, विश्लेषण की विधियां क्या है वह भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। किसी भी शोध कार्य में सामग्रियों के संकलन के बाद उसका वर्गीकरण एवं तत्पश्चात उनका व्यवस्थापन और उसके बाद उनके विश्लेषण की आवश्यकता होती है। सामग्रियों का उचित तथा वैज्ञानिक आधार पर किया गया विश्लेषण परिणाम को सुगम्य, प्रभावकारी और औचित्यपूर्ण बनाता है। अर्थात यदि सारी प्रक्रिया आपने अडॉप्ट की ढंग से, तो उचित वैज्ञानिक आधार इसको प्रदान किया हुआ है, तो इसका विश्लेषण परिणाम को भी सुगम बनाएगा, वो प्रभावकारी भी होगी और जस्टिफाइड होगी, इम्पैक्ट उसका पड़ेगा, ऐसा माना जाता है। इस हेतु शोधकर्ता को निम्न प्रक्रियाओं से गुजरना चाहिए। सामग्री का संपादन, एडिटिंग ऑफ डेटास, जो भी सामग्री मिला है उसका संपादन करें, उसकी एडिटिंग करनी चाहिए। सामग्री का वर्गीकरण, फिर सामग्री जो हमें प्राप्त है उसके क्लासिफिकेशन करेंगे, ये सारी अभी हमने बताया। फिर सामग्री का संकेत, कोडिफिकेशन ऑफ डेटास, एक कोड निर्धारित कर सकते हैं, संकेत रख सकते हैं उसके लिए, और हम सामग्री को उस आधार पर प्रयोग कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। सामग्री का सारणीयन, टेबुलेशन ऑफ डेटास, इसकी आवश्यकता पड़ती है। इनके डिटेल्स बहुत सारे हैं, बहुत लंबा होता है, इसलिए मैंने इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है। एक क्लास अकेले ही विश्लेषण की विधियों पर हो सकती है। सामग्री की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटास और सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। फिर सब कुछ यदि कर लेते हैं तो वो जो फाइंडिंग्स हमारी है सामग्री को सामान्यीकरण कर देते हैं, सबको बता सकते हैं। जो निष्कर्ष हमारा होता है, फाइंडिंग्स जो हमारी होती है, वह ठीक है हमारी पीएचडी अवार्ड हो गई, लेकिन उसको पॉपुलेट करना चाहिए, उसको बाहर जाने देना चाहिए, ऐसा माना जाता है, तभी शोध सही माना जाता है। आंकड़ों अथवा अनुसंधान सामग्रियों का सत्यापन, अब हम इसके सत्यापन भी करने चाहिए। जो सत्यापन शब्द पहले भी आया है, हमने जो चीज ली है वो सही है क्या, गलत तो नहीं है, कोई इसको कैसे मानेगा कि सही है, तो इसके लिए सत्यापन आवश्यकता है, इसके सिद्धांतों को भी समझना चाहिए। सत्यापन किसी कथन, वस्तु तथा सेवा को सुदृढ़, सबल और मजबूती प्रदान करता है। हम जो कुछ भी वस्तु सेवा सुविधा लेते हैं उसको मजबूत करता है सत्यापन। सर्टिफाइड कहते हैं ना, वो मैं उस पर भी आऊंगा प्रमाणीकरण पे। ये तो अभी सत्यापित हो रहा है, अटेस्टेड जिसे कहते हैं। आप कई बार डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराए होंगे मेडिकल ऑफिसर से, कहीं भी लगाना होगा तो ये चीज उसी का एक प्रारूप है। जैसे कई बार हम स्वयं के कथन को किसी औरों के द्वारा कहे गए अथवा लिखे गए तथ्यों का उद्धरण देकर सही, सत्य अथवा उचित सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं ना कि चित्रसूत्र में लिखा है, या पद्म पुराण के अनुसार ऐसा है, या भारतीय चित्रकला में वाचस्पति गैरोला ने ऐसा लिखा है। हम कहते हैं, लिखते भी हैं। तो क्यों लिखते हैं? क्योंकि यह सत्यापित करना चाहते हैं कि मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, वैसे और लोगों ने भी कहा है, विद्वानों पढ़े वालों ने भी इस तरह से उस पुस्तक में लिखा है। तो यह सत्यापन का एक तरीका है। ऐसा हम बातचीत के दौरान सुनते हैं कि फला ने भी ऐसा कहा था, तब वक्ता स्वयं के कथन को किसी अन्य के द्वारा साबित करने का प्रयास करता है, सिद्ध करने का प्रयास करता है कि ऐसा उसने भी कहा, भाई ये सही है। कभी कभी हम स्वयं लिखते हैं या फिर किसी पुस्तक में पढ़ते हैं कि अमुक विद्वान अथवा व्यक्ति का कथन है, कहना है, या ने लिखा है कि ... इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं हम, ये स्टेटमेंट्स कथन को रखते हैं और फिर रेफरेंसेस के रूप में से कोट करते हैं, चाहे वो एंड नोट हो या फुट नोट्स को। तो ये सत्यापन के तरीके हैं। अर्थात ऐसा कहते समय अथवा लिखते समय हम किसी अन्य के कथन अथवा उल्लेख के सहारे अपने कथन अथवा लेखन को सही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। इन सत्यापन शब्द का प्रयोग कई और अर्थ अथवा कार्यों के लिए भी होता है, किंतु शोध के संदर्भ में यह हमारा प्रयोग होता है कि हम जस्टिफाइड करें, सत्यापित करें, प्रूफ करते चलें कि हमारा ये कथन सही है, हमारा यह स्टेप सही है, हमारा डेटा कलेक्शन के तरीके सही है, एनालिसिस के तरीके सही है और फाइंडिंग सही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। आंकड़ों के सत्यापन के उपरांत सत्यापन के प्रयोग के कुछ प्रमुख संदर्भों को निम्न बिंदुओं में व्यक्त किया जा सकता है। इनके कुछ प्रमुख संदर्भ हैं। सत्यापन का आशय किसी कथन या उक्ति को सिद्ध करना है, यह सत्यापन है। आप जैसे ही
आप लिखते हैं कलानाम प्रभम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम मांगल्यम प्रथम हेतत गृह यत्र प्रतिष्ठितम। आगे आप लिख देते हैं ये फलाने श्लोक फलाने ग्रंथ से फलाने नंबर के या फलाने पेज से, ये स्वयं सिद्ध हो जाता है, सत्यापित है। सत्यापन प्रमाण पत्र तथा अभिलेखों को सही सिद्ध करने की प्रक्रिया है। सत्यापन आप आजकल आता है ना, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, अपने डॉक्यूमेंट्स के आप सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए, आप स्वयं प्रमाणित कर सत्यापित करें ये सही डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आता है ना, तो ये सत्यापन का तरीका है, ये भी है। सत्यापन गणितीय समीकरणों को सिद्ध करने की भी प्रक्रिया भी है। गणितीय समीकरण आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, प्रमेय, थ्योरम्स के सिद्धांत, और उसके बारे में आप जानते हैं, तो उसको भी सिद्ध करने का एक तरीका है, सत्यापित किया जाता है कि पहले तो माना ही कि माना एक्सरे फलाना फलाना फलाना, और इसने बाद में आप लिखते हैं इस तरह से दैट इज प्रूफ। तो ये गणितीय प्रयोग का भी एक समीकरण सिद्धांत है। सत्यापन प्रयोगशालाओं के परिणाम अथवा निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है। सत्यापन प्रयोगशाला में, यदि बायो का प्रयोगशाला है, केमिस्ट्री का प्रयोगशाला है, तो आपने जो सत्यापन जो भी आपने प्रयोग किया फिर उसको सत्यापित करने के तरीके भी होते हैं, ये सही है। अन्वेषण अथवा शोध में सत्यापन का प्रयोग होता है निश्चित रूप से, अभी चर्चा हम कर रहे थे। अभिलेखों को सही सिद्ध करने के लिए सत्यापन प्रमाण पत्रों का प्रचलन होता है। कई बार आप कहते हैं ट्रू कॉपी लेकर आना, भाई वहां से कोई आपको कहीं देता है कहीं पे, तो आप वहां से प्रमाणित करा के ले जाते हैं, सत्यापित करा के ले जाते हैं प्रमाण पत्र पे। हम ये आगे और दूसरा तरीका है, ये सत्यापित कराते हैं आपके पास, लेकिन फिर से एक सत्यापित कराते हैं। प्रमाण पत्र पहले ही होता है, उसमें सत्यापन की बात नहीं होती है, उसकी कॉपी की सत्यापन हो सकती है। इस प्रकार विभिन्न रूपों में सत्यापन का प्रयोग उनकी उपयुक्तता और संदर्भ के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट, और आई थिंक सत्यापन के लिए कई वैज्ञानिक विधियों का प्रचलन है, जिनके आधार पर कला की ख्याति को संरक्षित कर प्रसारित किया जा सकता है। इसलिए इसके सत्यापन हेतु कुछ मानदंडों के आधार पर ही इनकी मौलिकता की पुष्टि की जाती है। इन मानदंडों में निम्न महत्वपूर्ण हैं। निरीक्षण, इसके आधार पर कला के विषय वस्तु को सावधानी पूर्वक निरीक्षण, अध्ययन, आकलन करके सत्यापित किया जाता है। आप लोग जब पढ़ते तो असाइनमेंट बनाते हैं तो आपके टीचर पीछे साइन कर देते थे उस पर, यह कि सत्यापित है। आपसे कहते नाम लिख के ले, सेमेस्टर लिख के आओ, क्लास लिख के ले आओ, तो आप लिखते थे, सत्यापित कर देते, साइन कर देते, मतलब सत्यापित हो गया कि आप ही ने बनाया, या दूसरा पक्ष सत्यापित हुआ कि एग्जामिनर्स या टीचर्स ने देखा है उसको। तो निरीक्षण एक तरीका है जिससे आप सत्यापित कर सकते हैं सामग्री को, डेटास को। दूसरा वर्णन, निरीक्षण के बाद वर्णन की बात आती है, अर्थात कला के जिन विषय वस्तुओं का निरीक्षण किया गया हो उसे देश काल परिस्थिति के आधार पर वर्णित कर संकलित करनी चाहिए। देश काल परिस्थिति के आधार पर वर्णन करनी चाहिए, यानी कि हम लोक कला को मॉडर्न आर्ट के कैटेगरी में डाल के वर्णन करें, ये तो कहीं ठहरती नहीं है, या मॉडर्न आर्ट लोक कला में कहीं ठहरती नहीं। तो देश काल परिस्थिति के आधार पर हम उसको बांट लें, फिर वर्णन करें। मापन, वर्णन के बाद कला के विषय वस्तुओं को वैज्ञानिक आधार पर प्रायोगिक मापन करना चाहिए। जैसे कला के विषय वस्तु, हम कुछ ऐसे कुछ चित्र भी बना सकते हैं अपने टॉपिक के अनुसार, यदि फिट करता है तो उसको भी करना चाहिए। इससे कला की गुणवत्ता तथा प्रासंगिकता भी सत्यापित होती है और व्यापक स्तर पर इसकी उपादेयता सिद्ध होती है। जैसे कई थीसिस म्यूजिक्स में आती है, हम लोग यहाँ ओपन वाइवा होती है तो वो अपनी ध्वनि भी रखते हैं, उसमें अपने बोल भी रखते हैं, बंदी से भी प्रस्तुत कर लेते हैं, उसकी ऑडियो वीडियो रखते हैं, तो ये सत्यापन ही तो है। मापन का एक तरीका भी हो गया, प्रासंगिकता भी सत्यापित हो जाती है। संकलन, उपरोक्त तथ्यों पर कला के सत्यापित पक्ष होने के पश्चात इसे संकलित कर संरक्षित करना चाहिए, जिससे इसका प्रचार प्रसार संभव हो सके और साथ ही इसमें व्यावसायिकता के पक्ष को भी उजागर किया जा सके। संकलन यदि है तो वो यूजफुल होगी, कुछ न कुछ उसका कमर्शियल एस्पेक्ट भी हो सकता है, प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसका संकलन आता है मापन के बाद। फिर आती है व्यावसायिकता। संकलनोपरांत कला की व्यावसायिकता की बारी आती है, अर्थात इसमें रोजगार की तलाश की जाती है और इससे व्यवसाय के अवसरों की खोज की जाती है। यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है इस सामग्री के निरीक्षण का या वर्णन करने का, सत्यापन के संदर्भ में। नेक्स्ट, लास्ट स्लाइड्स हैं आज के इसमें। आंकड़ों अथवा अनुसंधान सामग्रियों का प्रमाणीकरण। डाटा कलेक्शन के अंतर्गत आंकड़े जो भी हमने लिए हैं, जो सामग्री उपलब्ध है हमारे, हमने कलेक्ट किए हैं, वो प्रमाणित होनी चाहिए।
उसके क्या प्रमाण है कि आपने लाया। तो जैसे हमने कहा सत्यापित पहले फिर प्रमाण। इसका तात्पर्य सत्यापन तथा पुष्टिकरण से लगाया जाता है। यह किसी लिखित तथ्य अथवा अभिलेख को हस्ताक्षरांकित करने की प्रक्रिया है। हस्ताक्षर किसी ने कर दिया तो सत्यापित हो जाता है वो डॉक्यूमेंट्स, और जब तक हस्ताक्षर नहीं है तब तक बेकार है। मतलब कितना इंपॉर्टेंस है उसका, वो प्रमाणित हो गया कि ये सही व्यक्ति है, ये सही डॉक्यूमेंट्स हैं। लेखा और दस्तावेजों के सत्यापन है प्रमाणीकरण का क्रिया की जाती है। लेखा और या दूसरे दस्तावेज को सत्यापन में प्रमाणीकृत किया जाता है। विद्यालय अथवा महाविद्यालय से शिक्षण प्रशिक्षण के संदर्भ में पाठ्यक्रम के पूर्णता के उपरांत प्रदत्त दस्तावेज प्रमाण पत्र उस पाठ्यक्रम की पूर्णता को प्रमाणित करता है। आपको जब डिग्री मिल जाती है तो आपने ये डिग्री हासिल की, ये प्रमाणित होता है। उससे पहले जब तक डिग्री नहीं है तो नहीं मानते हैं, एडमिशन आपका रुक जाता है कि पिछली डिग्री लेके आओ भाई, नहीं हुआ मार्कशीट लेके आइए आप। तो ऐसी इसलिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। बहुत सारे प्रमाण आप देखते हैं, ISO प्रमाणित या दूसरे FSSAI, ऐसे कई प्रमाण पत्र मिलते हैं ना। व्यावसायिक खातों की प्रविष्टियां उपयुक्त व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरांकित होने के पश्चात प्रमाणित हो जाती है। हस्ताक्षरित होने के उपरांत ही पश्चात वो प्रविष्टियां मानी जाती कि सही है। ऐसे ही उत्पादों की गुणवत्ता के लिए विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों का प्रचलन है। रोगी को उपचार के उपरांत स्वस्थ होने पर दी जाने वाली दस्तावेज चिकित्सा प्रमाण पत्र कहलाता है। उद्यम अथवा उद्योग स्थापित करने के लिए भी कई प्रकार के निरीक्षण व सत्यापन की व्यवस्था है, जिसमें अभिलेख के रूप में संबंधित विभाग प्रमाण पत्र देकर पात्रता को सिद्ध करता है। आप वाहन चला रहे हैं, इसके लिए आपको DL दी जाती है, प्रमाण पत्र ही तो है कि आप पात्र हैं इसके। ऐसे उद्योग धंधा या दूसरे संदर्भ में भी है। ऐसे हमें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, आधार प्रमाण पत्र, लाइसेंस अथवा प्राधिकार प्रदान के बारे में खूब सुना है। आज ये सभी हमारे नितांत आवश्यकताओं में आते हैं। तो ऐसे ही हमारा डाटा प्रमाणित हो, हम जो लिख रहे हैं वो प्रमाणिक हो, उसका प्रमाण जब जरूरत पड़े तो प्रमाणित किया जा सके, सिद्ध किया जा सके, सत्यता की जा सके। यह आज के आवश्यकता है शोध के संदर्भ में हमारे इन विषयों को लेना। और इसके साथ ही शोध के लिए यह आज की जो क्लास हमारी वो खत्म होती है, और हम फिर कल एक नई विषय को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। तो मुझे लगता है हम लोग सब सुन रहे हैं। यस सर, यस सर। अब कैसा लगा आप लोगों को? कुछ बहुत बोरिंग? बहुत अच्छा सर। आज क्या कुछ बोरिंग निकाला होगा, क्योंकि डायग्राम चित्र नहीं थे आज। लेकिन उसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि हम गंभीर विषयों को गंभीरता से सुने और समझें। तो मुझे लगता है कि आप सबके लिए यूजफुल होगा, और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से उपयोगी यह क्लास रही होगी आपके लिए, आगे आपके काम आएंगे। मैडम, रिकॉर्डिंग बंद किया जाए? मैडम सुन रही हैं? मैडम और 10 मिनट प्रतीक्षा करें, टाइम तो ऑलमोस्ट हो ही रहा है। मेरी आवाज तो आ रही है आप लोगों से ना? यस सर, यस सर, आ रही है। मैडम से अनुमति ली जाए, फिर आगे हम लोग करें। कल भी इसी समय मिलते हैं, और आज मुझे लगता है 7वीं क्लास थी अपनी, 7th डे ना? मैडम आप सुन पा रही हैं हम लोगों को? मैडम तक आवाज नहीं पहुंच रही मेरी। क्यों कृष्णा, आपको आ रही है आवाज? यस सर, यस सर, यस सर, आ रही है। आपकी तो आवाज आ रही है, मैडम की आवाज कहाँ गई है? मैडम से अनुमति लेने के बाद ही तो बंद करेंगे हम लोग। संस्कृति सुन रही हो? यस सर। अच्छा, वेरी गुड, आज तुम जुड़ गई हो, अच्छा है। सौरभ भी जुड़े हुए हैं, चलो अच्छा है, कई लोग जुड़े हैं। लेकिन मैडम आ जाए तो हम लोग
उनसे गुड नाइट करें। आप लोगों को भी स्क्रीन पे नहीं दिख रही ना मैडम? सर ज्वाइन तो है मैम, पर क्या अभी बोल शायद वो कुछ कर रही हैं। हाँ, वो उनके असल में Right. शाम को तो आती है वो भी ना, उनकी समस्या तो है ही। तो वो टाइम के हिसाब से मैडम सोच के रही होंगी, तो हो ही रहा है ऐसे टाइम भी, तो ऑलमोस्ट 30 तो हो ही गया, 7:30 तो हो ही चुका है। हम लोग बंद करें फिर क्या मैडम? मैडम सुन रही हैं ये आप? सर लीव कर सकते हैं मैम। हम लोग लीव कर लेते हैं ना। हाँ सर चलिए, बंद फिर कर मैडम बात सकते कर। यस सर। हाँ हाँ मैडम, फोन पे भी बात कर सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो, है ना। चलिए ओके, फिर गुड नाइट सभी लोगों को। गुड नाइट यस सर, सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू गुड नाइट, सर। गुड नाइट। मिलते हैं फिर कल हम लोग इसी पे एक नए एपिसोड के संग। ओके, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।